नमस्कार। दिग्गज एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मैं हरिओम पांचाल आपके सामने शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि कल शिक्षा मनोविज्ञान का पहला टॉपिक शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र के बारे में अपन ने अध्ययन किया था, उसी टॉपिक को अपना आगे बढ़ाते हुए आज आगे अपन चलते हैं। पहले कल जो पढ़ा था उसके बारे में अपन रिवाइज करेंगे और उसके बाद में उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले अध्ययन बिंदु का अपन अनुभव करते हैं। तो आइए मेरे साथ में। देखिए साथियों, कल जो टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने वो था शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ, क्षेत्र और प्रकृति। उसकी बात अपन यहाँ पर की थी, जिसमें कल अपने द्वारा पढ़ा गया था शिक्षा मनोविज्ञान के शिक्षा शब्द के बारे में। ये शिक्षा शब्द अपन ने पढ़ा था। आपको जैसा कि मैंने कल वाले टॉपिक में बताया था कि शिक्षा जो शब्द है वो शिक्षा शब्द का वास्तविक अर्थ होता है प्रकाशित करना। उसका समानार्थी शब्द विद्या का अर्थ होता है जानना या प्राप्त करना। शिक्षा और विद्या के अंतर्गत मस्तिष्क में स्थित ज्ञान को जानकर व्यक्ति की क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए अपन जीवन में उसको काम में लेते हैं। शिक्षा जो शब्द है इसको अंग्रेजी में एजुकेशन कहा जाता है। एजुकेशन शब्द का विकास एडुकेटम से हुआ। एडुकेटम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना, ई प्लस ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात अंदर से ज्ञान को बाहर निकालना। इसकी बात अपने कल की थी। इसके आगे पढ़ा था अपन ने शिक्षा जो है उसके प्रकार, किसके आधार पर? उद्देश्य एवं परिस्थिति के आधार पर। उद्देश्य एवं परिस्थिति के आधार पर शिक्षा तीन प्रकार की होती है। तीन प्रकार में पहले पढ़ा था अपन ने, एक तो औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। यहाँ पर प्रश्न बनेगा उद्देश्य और परिस्थिति के आधार पर, यानी ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य और परिस्थिति दोनों ही निश्चित होती है वह औपचारिक शिक्षा कहलाती है। ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य तो अनिश्चित होता है और परिस्थिति भी अनिश्चित होती है, अर्थात दोनों ही अनिश्चित होती हैं, कहीं से भी किसी से भी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, वो औपचारिक शिक्षा कहलाती है। और ऐसी शिक्षा जिसमें उद्देश्य जो है न तो वह उद्देश्य तो निश्चित होता है लेकिन परिस्थिति निश्चित नहीं होती है, उसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इससे आगे अपन ने अध्ययन किया था शिक्षा के घटक। शिक्षा के तीन घटक होते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम, ये तीन घटक होते हैं और इन तीनों घटकों में महत्वपूर्ण घटक कौन सा होता है? विद्यार्थी होता है। इसी प्रकार से अपन ने पढ़ा था शिक्षा के चर तीन होते हैं, एक तो स्वतंत्र चर, अधीनस्थ चर और मध्यस्थ चर। स्वतंत्र चर जो होता है उसके अंतर्गत शिक्षक को शामिल किया जाता है, विद्यार्थी अधीनस्थ या परतंत्र चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है और पाठ्यक्रम मध्यस्थ चर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके आगे का जो पठनीय बिंदु है अपने वो होगा मनोविज्ञान, यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान के तीन शब्दों की अपन बात कर रहे थे, उसमें से पहला शब्द अपना शिक्षा हो चुका। दूसरा शब्द दे रखा है यहाँ पर कौन सा? मनोविज्ञान, जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना ज़्यादा रहती है और उसी मनोविज्ञान शब्द के बारे में अपन यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो चलिए साथियों, बात करते हैं अपन मनोविज्ञान शब्द की। मनोविज्ञान क्या है, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करेंगे। बहुत संक्षेप में और बहुत ही संक्षिप्त रूप में सीधे सीधे आप तक मनोविज्ञान शब्द के बारे में क्या जानकारी है मैं आप तक पहुँचाता हूँ, जहाँ से ग्रेड सेकंड में और पीटीआई अनेक प्रकार की भर्तियों में प्रश्न पूछा गया है। हालांकि प्रश्न का स्तर बहुत आसान रहा, लेकिन वो आसान प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि मनोविज्ञान जो है वो क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। देखिए शब्द लिखा हुआ यहाँ पर मनोविज्ञान। बहुत आसान सा एक प्रश्न यहाँ पर निर्माण होता है। इसमें प्रश्न पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होगा। मनोविज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना, मनः प्लस विज्ञान। तो सीधा सीधा सा इसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल जाएगा? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होता है मन का विज्ञान, अर्थात आपके मन की परिस्थितियों को जानने का विज्ञान ही क्या है? मनोविज्ञान है, जो वास्तव में इसका वास्तविक अर्थ नहीं होता है, क्योंकि मन को समझना आसान नहीं होता है। इसी मनोविज्ञान का
वास्तविक अर्थ वर्तमान परिस्थितियों में है वो है व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। आप जो भी व्यवहार करते हो और जो भी आप अनुभव करते हो उसको समझना ही क्या है, मनोविज्ञान है। तो इसका सार्थक और वास्तविक अर्थ क्या हुआ, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। अब हम सब अच्छे से जानते हैं कि मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान, लेकिन वहाँ पर एग्जामिनर आपसे प्रश्न गलत करवाने के लिए वो एक शब्द डालेगा उसमें, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही जल्दबाजी में आसान प्रश्न होने के कारण अपन शाब्दिक शब्द को पढ़ते नहीं हैं और आंसर व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान वहाँ पर कर देते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, साधारण प्रश्न और आसान प्रश्न जो है उसको आपको सही करना है, क्योंकि परीक्षा में सफल होने के लिए आपको दो प्रकार के प्रश्नों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक पहला प्रश्न, ऐसा प्रश्न जो सबको आ रहा है, बहुत आसान है, वो आपके गलत नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न ऐसा जो बहुत कम इस विद्यार्थियों का आता है, वो अगर आपको आता है तो यूँ समझ लीजिए आपकी सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो देखो पहला शब्द कौन सा पड़ा, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ यानी कि शब्द का अर्थ क्या हुआ, मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या हुआ, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। आगे चलते हैं साहब, इसी मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको बोला जाता है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो शब्द है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, साइकोलॉजी शब्द जो है ये दो शब्दों से मिलके बना, साइकी प्लस लोगस। साइकी प्लस लोगस, ये जो शब्द हैं दोनों, साइकी प्लस लोगस, ये दोनों मूलतः यूनानी भाषा के शब्द हैं। और ये जो यूनानी भाषा है, इस यूनानी भाषा को ही वर्तमान समय में ग्रीक भाषा बोला जाता है, क्योंकि यूनान का वर्तमान नाम क्या है, ग्रीक है। तो वर्तमान समय में बात करें तो ये साइकोलॉजी शब्द कौन सी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना, यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलके बना, साइकी प्लस लोगस। अब देखो एक बार ग्रेड सेकंड में प्रश्न पूछा गया कि लैटिन शब्द साइकी का अर्थ क्या होगा, तो वहाँ पर आप थोड़े कंफ्यूज होते हो कि इसमें यूनानी भाषा लिखा हुआ है और प्रश्न में लैटिन शब्द कैसे आ गया। तो यूनानी भाषा में दी गई जो शब्दावली है उसका विश्लेषण जब लैटिन भाषा में किया गया तो वहाँ पे इस शब्द को आपको देखने को मिलेगा। तो साइकोलॉजी दो शब्दों से मिलके बना, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा, और लोगस का अर्थ क्या होता है, विवेचना बोल सकते हो, अध्ययन बोल सकते हो, या फिर इसका विज्ञान भी बोला जा सकता है। तो देखो साइकोलॉजी शब्द का अगर शाब्दिक अर्थ पूछा जाता है तो शाब्दिक अर्थ तो क्या हो गया, आत्मा का विज्ञान या आत्मा का अध्ययन। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ पूछा जाता है तो इसका वास्तविक अर्थ भी क्या हो जाएगा, व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। यानी व्यक्ति जो भी व्यवहार करता है दिन भर में, उसके व्यवहार को समझने के लिए आप जो तरीके अपनाते हो वह क्या कहलाता है, साइकोलॉजी कहलाता है। साइकोलॉजी का सीधा सीधा अर्थ पूछा जाए, शाब्दिक अर्थ, तो क्या हो गया, आत्मा का अध्ययन इसको कहा जा सकता है, या फिर कह सकते हो स्टडी ऑफ सोल्स। इसका अर्थ तो ये हो गया कि अपन सब आत्माएं हैं और अपन सब की आत्माओं का व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, साइकोलॉजी है। तो यहाँ पर अपन ने बात की साइकोलॉजी के अर्थ की। अर्थ कितने पड़े, दो। एक अर्थ तो है शाब्दिक अर्थ और एक अर्थ यहाँ पर अपन जो पढ़ रहे हैं वो एक अर्थ है यहाँ पर वास्तविक अर्थ। देखिए बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, साधारण प्रश्नों के उत्तर आपको बड़ी सावधानी से देने हैं, क्योंकि अधिकांश जो एक्सीडेंट होते हैं ना वो गलियों में होते हैं। हाईवे पर व्यक्ति संभल कर गाड़ी चलाता है, सेम ऐसे ही होता है कि जब प्रश्न बहुत आसान आता है तो उस प्रश्न के शब्दों को पूरी तरह से अपन नहीं समझ पाते और एक शब्द को नहीं पढ़ने से अर्थ का क्या निकल जाता है, अनर्थ हो जाता है। बस विशेष तौर से साइकोलॉजी में आपको यही याद रखना पड़ेगा। एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करवा रहा हूँ, देखिए इधर आप शब्द लिखा हुआ है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान। मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी कितने शब्दों से मिलके बना, दो शब्दों से, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है, आत्मा।
लोगस का अर्थ क्या होता है? विवेचना या अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ तो क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। ये जो साइकोलॉजी शब्द है ये कौन सी भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द इसको माना गया है। और यूनानी भाषा का ये जो साइकोलॉजी शब्द है, इस साइकोलॉजी शब्द में साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। और लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन, विवेचना या फिर विज्ञान। तीनों में से ऑप्शन में आपको एक ही मिलेगा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का विज्ञान। और साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। अभी तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उन एग्जाम में साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ ही पूछा गया है। इसके शाब्दिक अर्थ से संबंधित क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। विशेष रूप से कोई सा भी एग्जाम हो उसमें 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न जो बिल्कुल नया प्रश्न होता है, जो कभी नहीं पूछा गया और पूरे टॉपिक से घुमाकर उसको पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न वो होता है जो एमसीक्यू से सीधा उठाया जाता है, घुमा फिरा कर उसको पूछ लिया जाता है। और एक प्रश्न सीधा सीधा ही दे दिया जाता है। तो आपके यहाँ पर अब जो भी एग्जाम होंगे उसमें निश्चित रूप से साइकोलॉजी में से प्रश्न अप्लाइड पूछे जाएंगे। आगे चलें, अपन बात कर रहे हैं अपन मनोविज्ञान या साइकोलॉजी की। अब देखो, दिमाग में यह बात आती है कि साइकोलॉजी की उत्पत्ति कब हुई, मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई। इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साधारण भाषा में अगर बात करें, किसी से भी प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई, तो सीधी सीधी बात है कि जब से मन की उत्पत्ति हुई तब से मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। और मन जो है, मन तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो इंसान जब इस दुनिया में आता है तो उसको उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही संचालित किया जाता है। तो इसमें जितने भी प्रश्नों के आंसर दिए जाते हैं वो एक तरह से अपनी काल्पनिक कल्पना के आधार पर ही दिए जाते हैं। लेकिन सीधी सीधी सी बात यह है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति मनुष्य के साथ ही हो गई थी। लेकिन मनोविज्ञान का अध्ययन कब किया गया, मनोविज्ञान को कब से समझा जाने लगा, मनोविज्ञान के ऊपर विचार कब से किया जाने लगा, इस प्रश्न के आंसर के लिए अपन यहाँ पर बात करते हैं मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कब हुई? मनोविज्ञान का अर्थ आपने पढ़ा अभी 2 प्रकार के, शाब्दिक अर्थ और वास्तविक अर्थ। तो देखो, मनोविज्ञान की उत्पत्ति, ऐसा कहा जाता है कि मनुष्य ने जब से जन्म लिया तब से ही मनोविज्ञान की उत्पत्ति हो गई। लेकिन इसकी उत्पत्ति के पीछे 2 प्रकार के प्रश्नों का अपन अध्ययन करते हैं। पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का आंसर जानने के लिए आदि अनादि काल से बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि, बहुत बड़े बड़े लोग, ज्ञानी लोग तपस्या की, उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों को पढ़ा, चिंतन मनन किया और पता लगाया कि मैं हूँ कौन, मैं कहाँ से आता हूँ, मुझे संचालित करने वाला कौन है, मैं किस प्रकार से इस संसार में आया, यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, कर्म क्या होते हैं। इन सब बातों का पता लगाने के लिए आदि अनादि काल से ऋषि मुनि और बड़े बड़े जो ज्ञानी लोग हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन पूरी तरह से इस प्रश्न का उत्तर अभी भी नहीं मिल पाया है। तो देखिए, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के उत्तर में बहुत सारे आंसर आते हैं जिनको अपन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। और प्रत्येक देश का दर्शन, प्रत्येक देश की सोच, वहाँ की जो दर्शन सी पद्धति है वो अलग अलग मानी जाती है। मैं कौन हूँ, अब यहाँ पर हिंदुस्तान के अंतर्गत अधिकांश विद्वानों ने ये माना है कि एक सुपर पावर है, और वो जो सुपर पावर है उसको परमात्मा के नाम से जाना जाता है। इसी परमात्मा को ईसाई धर्म में गॉड बोल देते हैं, इस्लाम धर्म में अल्लाह बोल देते हैं, सिख धर्म में, सब धर्मों में इसको अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन एक ऐसा सुपर पावर सभी मानते हैं जो व्यक्ति के जीवन को संचालित करता है। तो वो सुपर पावर जो है उसको परमात्मा बोला जाता है, अल्लाह भी बोला जाता है, गॉड भी बोला जाता है। ये परमात्मा है जो समस्त संसार को चला रहा है। अब परमात्मा जो है, इस परमात्मा का एक पार्ट, इसको आप कह सकते हो एक हंस, वो क्या होती है? वो होती है आत्मा। परमात्मा का अंश कौन होगी? आत्मा। इसको यहाँ पर भी आप समझ सकते हो, इसके द्वारा भी यहाँ चलते हैं अपन, इसको सीधे उसी पीपीटी के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए साहब, एक सुपर पावर जो समस्त संसार को संचालित करती है, वह सुपर पावर क्या कहलाती है? वह कहलाती है साहब परमात्मा। इस परमात्मा का हंस
जो इस संसार में आता है उसे क्या कहते हैं? आत्मा। यानी सीधी सीधी सी बात हो गई कि अपन सब जो यहाँ पर उपस्थित हैं वो सब क्या है? आत्मा है। आत्मा दो प्रकार की हो जाती है, एक तो जीवित आत्मा, एक मृत आत्मा। मृत आत्मा नहीं होती, शरीर मर जाता है और वो आत्मा इस शरीर को छोड़कर चली जाती है, तो उसे अपन सांसारिक भाषा में मृत आत्मा की संज्ञा दे देते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जहाँ से आती है वहीं पर वह चली जाती है। तो अपन जो भी संसार के प्राणी हैं ये सब क्या है साहब? आत्मा है। और अपन से किसका अंश है? इस परमात्मा का है। ये जो आत्मा है जो अपने अंदर निवास कर रही है, मैं हूँ, ये जो आत्मा है ये आत्मा किस में निवास करती है? इस शरीर में निवास करती है। यानी सीधी सीधी सी बात कर सकते हो कि ये जो आत्मा है ये आत्मा का घर कौन है? ये शरीर है। और प्रत्येक आत्मा को ईश्वर एक घर प्रदान करता है। और ये जो ईश्वर है व्यक्ति को क्या प्रदान करता है? शरीर। तो आप सोचोगे साहब ईश्वर या भगवान कौन है? तो जिससे यह शरीर का निर्माण होता है उसी को भगवान की संज्ञा भी दी जाती है। अब अपना जो शरीर है यह शरीर बना है किससे? पंच तत्व से अपने शरीर का निर्माण हुआ। और ये जो पंच तत्व है ये पंच तत्व कौन कौन से हैं? तो देखिए, पंच तत्व में एक तो आती है भूमि, पंच तत्व में शामिल कर लिया जाता है गगन, पंच तत्वों में शामिल किया जाता है वायु, भूमि गगन वायु। पंच तत्वों में शामिल किया जाता है अग्नि, और इन्हीं पंच तत्वों में शामिल किया जाता है नीर। यानी इन पांच तत्वों से मिलकर क्या बना? शरीर बना। और इस शरीर में कौन निवास करती है? आत्मा निवास करती है। इन पंच तत्वों से ये जो शरीर बना ये नश्वर है, ये इन्हीं से बनता है और इसी में वापस मिल जाता है। और इन्हीं पांच तत्वों से बनी कौन? प्रकृति। और यही प्रकृति अपनी क्या है? भगवान है। कैसे? भूमि से आप ले लीजिए भ, यहाँ से ले लीजिए ग, यहाँ से ले लीजिए व, यह आ गया इसका अ का मात्रा, और यहाँ से आ गया न। तो देखो क्या बन गया यहाँ पर? भगवान। अर्थात ये जो प्रकृति आपको दिखाई दे रही है, नेचर जो है, ये प्रकृति ही अपना क्या है? ईश्वर है। और इसी भगवान यानी पंच तत्वों से कौन बना? शरीर। और इस शरीर में कौन निवास करती है? आत्मा। अब अलग अलग दर्शन अलग अलग बात मानते हैं यहाँ पर। कोई कहते हैं आत्मा होती है, कोई कहती है नहीं होती है, कोई कहते हैं आत्मा मरती है, कोई कहते हैं नहीं मरती है, कोई कहता है पुनर्जन्म होता है, कोई कहता है पुनर्जन्म नहीं होता है। तो ये यहाँ से और यहाँ तक का ये जो आपको दिखाई दे रहा है अध्ययन, ये सारा का सारा ये जो अध्ययन है, इस अध्ययन को प्रारंभ में मनुष्य के द्वारा किया गया, और यहाँ से यहाँ तक का जो अध्ययन है इसको अपना नाम दे देते हैं दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र अर्थात प्रारंभ में मनोविज्ञान के अध्ययन से पहले कौन से विषय का जन्म हुआ? दर्शन शास्त्र का जन्म हुआ। और दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? आत्मा, परमात्मा, शरीर और भगवान, प्रकृति, इन सब का अध्ययन किया जाता है। अब आगे चलकर जब दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया जा रहा था, दर्शन शास्त्र का अध्ययन कौन से प्रश्न के उत्तर में हुआ? मैं कौन हूँ, यानी अपने आप को जानने के लिए दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति हुई। अपने आप को अभी तक भी अपन नहीं जान पाए हैं। तो ये जो दर्शन शास्त्र है, इस दर्शन शास्त्र का अध्ययन है साफ सारा का सारा ये। अब देखो, आप कह सकते हो कि परमात्मा क्या है? परमात्मा तो एक तरह से एक राष्ट्र है। और इस परमात्मा जो है राष्ट्र, इसमें कौन निवास करती है? आत्मा। आत्मा एक तरह से क्या है? राष्ट्रपति है। और ये जो आत्मा है ये शरीर में निवास करती है, और इस राष्ट्र को चलाने के लिए राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति के अंडर में होता है एक प्रधानमंत्री। यानी शरीर और आत्मा के मध्यस्थता करता है कौन? मन। तो मन क्या है? एक तरह से प्रधानमंत्री है जो समस्त शरीर का संचालन करता है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी बार ऐसा होता है कि अंदर से आवाज़ आती है, वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो गलत काम करने के लिए अपने को मना करती है। लेकिन मन बड़ा चंचल होता है, और ये जो मन है, इस मन के अंडर में मंत्री होते हैं। उन मंत्रियों में एक तो होती है ज्ञानेंद्रियाँ, और एक क्या होती है? कर्मेंद्रियाँ। तो 5 तो हो जाती है ज्ञानेंद्रियाँ, और 5 क्या हो जाती है? कर्मेंद्रियाँ। तो ये कर्मेंद्रियाँ और ज्ञानेंद्रियाँ किसके बस में है? मन के बस में है। और ये मन जो होता है
ये मन किसी के बस में नहीं रहता। अगर मन आत्मा का संतुलन हो जाए तो व्यक्ति का किससे मिलन हो जाता है? परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये यहाँ से यहाँ तक का जो अध्ययन किया अपन ने, पहले प्रश्न के प्रति उत्तर में किया, अर्थात मैं कौन हूँ और मैं कहाँ से आया हूँ। तो देखिए, ये सारा अध्ययन किस में कर रहे हैं अपन? दर्शन शास्त्र में। इसीलिए कहा जाता है कि मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ में कौन से विषय के अंतर्गत किया गया? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत किया गया। और इस दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे कौन अलग हुआ? मनोविज्ञान अलग हुआ। अतः सीधी सीधी प्रश्न पूछा जाए कि मनोविज्ञान जो है, इस मनोविज्ञान की जननी कौन है? तो मनोविज्ञान की जननी किसको कहा जाता है? दर्शन शास्त्र को कहा जाता है। प्रारंभ में जितने भी दार्शनिक हुए उन सभी दार्शनिकों के द्वारा मनोविज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही किया गया। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य के मन में दूसरा क्वेश्चन आया। दूसरा प्रश्न देखो, यहाँ पर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, मुझे स्वप्न क्यों आते हैं? इस प्रश्न का उत्तर अभी तक भी अपने को नहीं मिल पाया। मुझे स्वप्न क्यों आते हैं? कोई कहता है स्वप्न आत्मा के कारण आते हैं, कोई कहता है साहब स्वप्न मन के कारण आते हैं, कोई कहता है कि नहीं स्वप्न तो चेतना या मस्तिष्क के कारण आते हैं, कोई कह देता है कि नहीं स्वप्न आपके जो दिन भर में आप व्यवहार करते हो, दिन भर की जो घटनाएं होती है उन घटनाओं के कारण आपके मस्तिष्क में वैसा ही स्वप्न आ जाता है। तो मुझे स्वप्न क्यों आते हैं, इस स्वप्न विश्लेषण के चक्कर में इस दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग किया गया। और ये अलग करने का कार्य सबसे पहले यूनानियों के द्वारा किया गया। और यूनानियों में सर्वश्रेष्ठ जो कार्य किया था वो अरस्तु ने किया था। इसीलिए कहा जाता है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जनक कौन था? अरस्तु को माना गया था। देखिए साहब, मनोविज्ञान कैसे दर्शन शास्त्र से अलग हुई। प्रश्न क्या था? मुझे स्वप्न क्यों आते हैं? मुझे स्वप्न क्यों आते हैं? तो सबसे पहले ये कहा गया कि जो स्वप्न है या मनोविज्ञान है, ये मनोविज्ञान को किस किस प्रकार से परिभाषित किया गया। यहाँ पर कहा गया कि मनोविज्ञान को सबसे पहले क्या कहा गया? आत्मा का विज्ञान। यानी स्वप्न किसके कारण आते हैं? आत्मा के कारण आते हैं। और मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया। लेकिन ये पूछा गया कि आत्मा कैसी होती है, कहाँ रहती है, कैसी दिखाई देती है? इसका बिल्कुल भी उत्तर नहीं दिया जा सका। तो इसको नकार दिया गया कि साहब मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान नहीं कहा जा सकता, या फिर आपके जो स्वप्न आने की प्रवृत्ति है वो आत्मा के कारण नहीं हो सकती। बाद में ये कहा गया कि साहब मनोविज्ञान जो है ये मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहलाएगा। मन या मस्तिष्क का विज्ञान, या स्वप्न मन या मस्तिष्क के कारण आते हैं। लेकिन ये पूछा गया साहब मन जो है, यह मन तो बहुत चंचल है, चेतन अचेतन अर्धचेतन बहुत सारी प्रकार का होता है। कौन से मन के कारण सपने आते हैं? और इसको मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान आप किस आधार पर कर सकते हो? मन कहाँ निवास करता है इस बॉडी में, आत्मा कहाँ निवास करती है, इसका भी पूरी तरह से उत्तर नहीं दिया जा सका। और कुछ सदियों तक मनोविज्ञान को इसके क्षेत्र से भी निकाल दिया गया। फिर उसके बाद में ये कहा गया कि जो चेतना होती है इस चेतना का अध्ययन किया जाना चाहिए। और मनोविज्ञान को क्या कर दिया गया? चेतना का विज्ञान कर दिया गया। यानी स्वप्न किसके कारण आते हैं? चेतना के कारण आते हैं। लेकिन ये भी कुछ ही समय बाद में नकार दिया गया। और फिर कहा गया कि स्वप्न किसके कारण आते हैं, या मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। इस प्रकार से दर्शन शास्त्र से धीरे धीरे मनोविज्ञान अलग हुआ। आप कह सकते हो कि मनोविज्ञान को सबसे पहले आत्मा का विज्ञान कहा, फिर या मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा, इसके बाद इसको चेतना का विज्ञान कहा, और उसके बाद में इसको व्यवहार का विज्ञान कहा। यह जो आप पढ़ रहे हो अभी मनोविज्ञान की उत्पत्ति से संबंधित व्याख्या, इसमें प्रश्न क्या पूछे जाएंगे इसकी बात करते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है मैटर, और आप प्रश्नों के आंसर देने की कोशिश करना। पहला प्रश्न आता है कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस कारण हुई? तो आंसर होगा स्वप्न विश्लेषण के कारण। मनोविज्ञान का अध्ययन पहले किसके अंतर्गत किया जाता था? दर्शन शास्त्र के अंतर्गत। दर्शन शास्त्र में किस किस को पढ़ा जाता है? तो देखिए, परमात्मा, आत्मा। आत्मा किस में निवास करती है? शरीर में।
आत्मा और शरीर के मध्यस्थता कौन करता है? मन। मन के अंडर में क्या होती है? ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां। जो ज्ञानेंद्रियां होती है ये किसका कहा मानती है? मन का। अगर मन आपके वश में है तो आप सब कुछ कर सकते हो, और मन आपके वश में नहीं है तो फिर अपना खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता है। यानी मस्तिष्क के दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट जो है वो अधिकांशतः आत्मा की आवाज़ सुनता है और एक पार्ट मन की आवाज़ सुनता है। आपने देखा होगा कि आप अलार्म लगा के सोते हो और ये सोचते हो कि मुझे सवेरे 4 बजे उठ के पढ़ना है, तो आपके अंतरात्मा की आवाज़ होती है कि भाई पढ़ ले, तैयारी कर रहा है तो। लेकिन 4 बजते हैं तो आप सोचते हो कि नहीं, आज रहने दे, कल पढ़ेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे। तो मन की आवाज़ होती है। तो ये आप आसानी से समझ सकते हो। तो देखिए साहब, ये किसकी बात हुई? अपने मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति से पहले क्या पढ़ा था अपन ने? मनोविज्ञान शब्द के बारे में पढ़ा था। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान, मनोविज्ञान का वास्तविक अर्थ व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? साइकोलॉजी। कितने शब्दों से मिलके बना? साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। लोगस का अर्थ क्या होता है? विवेचना या अध्ययन। साइकोलॉजी के साइकी और लोगस कौन सी भाषा के शब्द हैं? यूनानी या ग्रीक भाषा के शब्द हैं, जिनका बाद में लैटिन भाषा में विश्लेषण किया गया। आत्मा का अध्ययन क्या कहलाता है? साइकोलॉजी। फिर उसके बाद में अपन ने बात की मनोविज्ञान की उत्पत्ति। पहला प्रश्न आया कि मैं कौन हूँ? तो मैं कौन हूँ, इसमें बहुत लंबे समय तक ऋषि मुनियों के द्वारा तपस्या करने के बाद में पता चला कि अपन सब क्या है? आत्मा है। जो किसका अंश है? परमात्मा का। यह आत्मा किस में निवास करती है? शरीर में। शरीर कितने तत्वों से बना है? 5 तत्वों से बना है। भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, जिसको अपन क्या कह सकते हैं? भगवान। अर्थात ये प्रकृति ही अपना क्या है? भगवान है, जो अपने शरीर का निर्माण करती है और अपने शरीर का पालन पोषण करती है। ये जो मन होता है, इसके नीचे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती है। इन सबके अध्ययन को क्या कहा जाता है? दर्शन शास्त्र। मनोविज्ञान को प्रारंभ में किसके साथ पढ़ा गया? दर्शन शास्त्र के साथ। अतः मनोविज्ञान की जननी किसको कहेंगे? दर्शन शास्त्र को कहेंगे। दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का प्रयास सर्वप्रथम अरस्तु ने किया था। अतः प्राचीन काल में मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु को माना जाता है। आगे चलें साहब अपन। अगला अध्ययन बिंदु जो होगा अपने, वो मनोविज्ञान का विकास होगा। देखिए, यहाँ से अभी तक एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, लेकिन प्रश्न पूछने की प्रबल संभावना बनती है। तो इस बिंदु को आप अच्छी तरह से समझना, बहुत आसानी से समझने पर ही आपका प्रश्न सोल्व हो जाता है। मनोविज्ञान के विकास के कालक्रम को अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो है पूर्व वैज्ञानिक काल। जब मनोविज्ञान में मनोवैज्ञानिक उत्पन्न हो गए, उससे पहले का जो काल है वो कहलाता है पूर्व वैज्ञानिक काल, जिसमें यूनानी और अन्य जो मनोवैज्ञानिक थे उनके द्वारा अपने दृष्टांत दिए गए, लेकिन वो सब दार्शनिक थे, उनको मनोवैज्ञानिक अपन नहीं कह सकते। तो वह कहलाता है पूर्व वैज्ञानिक काल। तो पहला ही प्रश्न ये बनता है कि पूर्व वैज्ञानिक काल कहाँ से कहाँ तक माना जाएगा? तो देखो, 400 बीसी से लेकर 1878 एडी तक, ईस्वी सन तक का काल क्या कहलाएगा? पूर्व वैज्ञानिक काल कहलाएगा, यानी मनोवैज्ञानिकों के आने से पहले का काल। तो नोट करना इस चीज को। मनोविज्ञान का विकास के कालखंड की दृष्टि से कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। इस चीज पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहां से किसी प्रकार का प्रश्न नहीं बनाया गया है, और सीधी सीधी सी बात है कि प्रश्न या तो वो पूछा जाएगा जो ऑथेंटिक किताब में लिखा हुआ है और अभी तक नहीं बना है, पूछा नहीं गया है, या प्रश्न के अंदर से प्रश्न बनाया जाता है। तो दोनों ही प्रश्न पूछे जाने की संभावना बनती है। शांतिकाल की तैयारी में पूरा मैटर एक बार में ही सही तरीके से पढ़ लिया जाता है, तो मनोविज्ञान का डर खत्म हो जाता है। बहुत से अधिकांश जो विद्वान साथी है, वो मनोविज्ञान में ये बताया जाता है कि ये यहाँ से ही क्वेश्चन आएगा, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा, लेकिन वो भविष्यवाणियाँ बहुत सी बार गलत हुई है। इसलिए मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अध्ययन जो है शांति काल का अध्ययन, उसको विस्तार से करो। युद्ध काल का अध्ययन
जब आप परीक्षा देने जाते हो 15-20 दिन पहले, उस समय आप मुख्य बिंदु देख सकते हो। तो यहाँ पर विस्तार की बात करें तो मनोविज्ञान के विकास की बात कर रहे हैं अपन, जिसको कितने कालखंडों में बांटा गया? 2 कालखंडों में। एक तो पूर्व वैज्ञानिक काल और एक कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल सीधा सीधा है कि 1878 से पहले पहले का है। अब उसमें कौन कौन वैज्ञानिक हुए उसको समझना। यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है प्लेटो। ये जो प्लेटो दिखाई दे रहा है आपको, इस प्लेटो ने ये कहा था कि आत्मा ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। अर्थात आत्मा को सबसे पहले उल्लेख करने वाला व्यक्ति कौन था? प्लेटो है। यही कारण है कि इस प्लेटो को एक विद्वान हुआ जिसका नाम था कोल्सनिक। ये जो कोल्सनिक है, इस कोल्सनिक के द्वारा तो प्राचीन काल में मनोविज्ञान का जनक ही किसको बता दिया गया? प्लेटो को बता दिया गया। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आत्मा ही परमात्मा है, ये कहने वाला प्रथम दार्शनिक कौन था? प्लेटो था। और प्लेटो को प्राचीन मनोविज्ञान का जनक कहने वाला व्यक्ति कौन था? कोल्सनिक था। दूसरा दे रखा है आपके अरस्तु। ये जो अरस्तु है, इस अरस्तु के द्वारा दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान को अलग करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया। अतः प्राचीन काल में मनोविज्ञान के जनक इसको माना जाता है, मनोविज्ञान के जनक। ये प्रश्न हालांकि अभी तक पूछा नहीं गया है, लेकिन इसमें प्रश्न पूछा जाएगा तो इसके आगे एक शब्द जोड़ दिया जाता है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है, प्राचीन मनोविज्ञान के जनक कौन है। तो ध्यान रखना कि पूर्व वैज्ञानिक काल में मनोविज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु को माना जाता है। यहाँ पर है शेल्डन, इस जगह अगस्टाइन, देकार्ते और रूसो। ये सारे जो दार्शनिक है ये पूर्व वैज्ञानिक काल में माने जाते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? वैज्ञानिक काल। 1879 के बाद का जो काल है वो वैज्ञानिक काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1879 में ये जो विलियम उंट महोदय है, इस विलियम उंट महोदय के द्वारा एक प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। यानी आप याद रख सकते हो कि मनोविज्ञान की, विश्व में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला जो है, वह प्रथम प्रयोगशाला किसके द्वारा स्थापित की गई? वो प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी किसने? विलियम वुंट ने। और वह कब की थी? 1879 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? ये की गई थी साहब जर्मनी में। और जर्मनी के कौन से शहर में? जर्मनी के लिप्जिंग शहर में प्रयोगशाला की स्थापना की गई। और लिप्जिंग में जो विश्वविद्यालय है, कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में इसकी स्थापना की। इसलिए इस प्रयोगशाला की स्थापना के बाद में मनोविज्ञान का वैज्ञानिक काल प्रारंभ होता है, क्योंकि बहुत सारे प्रयोग यहाँ पर किए गए। दूसरा नाम आता है विलियम जेम्स। ये विलियम जेम्स जो है, ये विलियम जेम्स मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक विशेष मनोवैज्ञानिक माना जाता है आधुनिक काल में, क्योंकि इसी विलियम जेम्स के द्वारा सबसे पहले 1875 में मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया। यानी मनोविज्ञान का पाठ्यक्रम बनाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? पहला व्यक्ति यहाँ पर माना जाता है किसको? विलियम जेम्स को। इसी विलियम जेम्स के द्वारा 1890 में मनोविज्ञान की पहली पुस्तक लिखी, शिक्षा मनोविज्ञान की, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। ये मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। वो भी किसके द्वारा लिखी गई थी? विलियम जेम्स के द्वारा लिखी गई थी। कब? 1890 में। इसी विलियम जेम्स के द्वारा सर्वप्रथम मनोविज्ञान को पढ़ाना प्रारंभ किया। पहला प्रोफेसर भी यही था। अब देखो ये दो नाम आपके यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं, एक तो विलियम वुंट और एक विलियम जेम्स। विलियम वुंट और विलियम जेम्स महत्वपूर्ण क्यों है, इसको समझना आप लोग। प्रश्न पूछा जाए कि आधुनिक समय में मनोविज्ञान का जनक कौन है, ये बहुत ही टिपिकल प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे आंसर देते हैं। कुछ विद्वान साथी विलियम वुंट को बताते हैं, कुछ विलियम जेम्स को बताते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि आधुनिक काल में मनोविज्ञान का जनक इन दोनों में से किसको मानोगे? दोनों की मैं उपलब्धियाँ बता रहा हूँ। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की, प्रयोग किए, संरचनावाद संप्रदाय को दिया,
और विलियम जेम्स ने पाठ्यक्रम बनाया, पहली पुस्तक लिखी और उसको पढ़ाया गया। अतः उपयुक्त आंसर अगर दोनों ही ऑप्शन में आ जाए तो अपने को विलियम जेम्स मानना है, दोनों में से एक आ जाए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। तो ये वैज्ञानिक काल में विलियम वुंट और विलियम जेम्स की बात की। प्राचीन काल में मनोविज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। लेकिन कोल्सनिक के अनुसार कौन है? प्लेटो। प्लेटो ने क्या कहा था? आत्मा ही परमात्मा है। सेल्डन ने शरीर क्रिया के आधार पर सबसे पहले व्यक्तित्व का वर्गीकरण दिया था। जेबी वाटसन यानी जॉन बर्नर्ड वाटसन जो है, इसके द्वारा मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा और व्यवहारवाद संप्रदाय दिया। और स्किनर और इसके आगे भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक वर्तमान समय में अपने को पढ़ने को मिलते हैं। अब देखिए साहब, प्रश्न क्या बनेगा उस पर बात करते हैं। सबसे पहले दिखाई दे रहा है आपको मनोविज्ञान का विकास, दो कालखंडों में इसको अपन बांट रहे हैं। पहला कौन सा? पूर्व वैज्ञानिक काल, 400 बीसी से 1800 एडी तक का। इसके मुख्य मुख्य जो विद्वान थे, प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, सेल्डन, अगस्टाइन, देकार्ते, रूसो आदि को पूर्व वैज्ञानिक काल के मनोवैज्ञानिक मानते हैं। दूसरा जो है इसमें दे रखा है वैज्ञानिक काल 1879 के बाद। इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है कौन सा? विलियम वुंट। विलियम वुंट ने प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? जर्मनी में की थी। जर्मनी के लिप्जिंग शहर में की थी। कार्ल मार्क्स विश्वविद्यालय में की थी, इसको पहले अलग नाम से जाना जाता था। विलियम जेम्स ने पहला पाठ्यक्रम बनाया, पहली पुस्तक भी इसके द्वारा ही लिखी गई और इसके द्वारा पढ़ाया भी गया। आगे चलें साहब, मनोविज्ञान के विकास के बाद में मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप की अपन यहाँ पर बात करते हैं कि मनोविज्ञान जो है प्राचीन काल से वर्तमान समय तक किस नाम से इसको जाना गया, किसने क्या कहा, उसकी अपन यहाँ पर विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी तक अपन ने जो पढ़ा, उसमें टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका? मैं आपको वापिस रिवाइज करवा देता हूँ। टॉपिक चल रहा है अपना शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय। ये टॉपिक अपना चल रहा है। देखिए टॉपिक पढ़ रहे हैं अपन शिक्षा मनोविज्ञान का परिचय या फिर इसका अर्थ क्षेत्र और इसके बारे में। सबसे पहला शब्द क्या पढ़ा था अपन ने? याद हो तो आपको, अपन ने शिक्षा शब्द पढ़ा। शिक्षा शब्द, शिक्षा। और शिक्षा शब्द के बारे में क्या पढ़ा ये भी मैंने आपको बताया कि जो शिक्षा शब्द है, इस शिक्षा शब्द में इस शिक्षा शब्द का अर्थ पढ़ा। शिक्षा शब्द का अर्थ पढ़ा था आपने प्रकाशित करना। किसको प्रकाशित करना? प्रकाशित करना, विद्या को प्रकाशित करना। अब देखिए शिक्षा के साथ साथ ही अपन ने पढ़ा विद्या शब्द। विद्या शब्द जो है, इस विद्या शब्द का अर्थ क्या पढ़ा अपन ने? जानना या प्राप्त करना। किसको जानना या प्राप्त करना? ज्ञान को जानना या प्राप्त करना। किसके माध्यम से जानना? बुद्धि के माध्यम से जानना। बुद्धि के साथ साथ किसको काम में लेना? भावनाओं को, यानी संवेग जो हैं इसको काम में लेना। संवेग और बुद्धि का तालमेल क्या कहलाता है? विवेक कहलाता है। ये अपन ने यहाँ पर पढ़ा। शिक्षा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन कितने शब्दों से मिलके बना? दो शब्दों से मिलके बना, ई प्लस ड्यूको। और ई का अर्थ अंदर से, ड्यूको का अर्थ बाहर निकालना। और फिर पढ़े थे अपन ने शिक्षा के घटक तीन होते हैं, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। फिर पढ़े शिक्षा के चर तीन होते हैं, स्वतंत्र, अधीनस्थ और मध्यस्थ। तो ये तो बात की थी अपन ने किसकी? शिक्षा शब्द की। इस शिक्षा शब्द के बाद में दूसरा शब्द अभी जो पढ़ रहे हैं अपन, वो कौन से पढ़ रहे हैं? मनोविज्ञान। और इस मनोविज्ञान से संबंधित अभी तक अपन ने क्या पढ़ा? मनोविज्ञान का अर्थ। अर्थ कितने पढ़े? दो, एक तो शाब्दिक अर्थ और एक वास्तविक अर्थ। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ये भी अपन पढ़ चुके। मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे होती है ये भी अपनी बात हो चुकी। और मनोविज्ञान का जो विकास है वो कितने कालखंडों में रखा गया है इसकी भी अपन बात कर चुके। अब देखिए इसके आगे अपन बात कर रहे थे
मनोविज्ञान का बदलता स्वरूप। किस प्रकार से मनोविज्ञान को अलग अलग कालखंडों में अलग अलग नाम से जाना गया, इसकी बात अपन अगली क्लास में करेंगे। और यहाँ तक का आपको एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ। आज का जो पढ़ा अपन ने वह अध्ययन बिंदु यहाँ पर आप देखिए साहब। सबसे पहले पढ़ा था अपन ने मनोविज्ञान का अर्थ। यहाँ पर आपके सामने स्पष्ट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कि आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और विस्तार से इनके नोट्स जो हैं आपको उचित समय में उपलब्ध हो जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे या डिस्क्रिप्टिव में जहाँ भी हैं वो आपको इसमें प्राप्त हो जाएंगे। आप संपूर्ण मनोविज्ञान के कोर्स का अध्ययन करने के लिए लगातार हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको एक एक बिंदु का विस्तार से अध्ययन करवाया जाएगा। साथ ही साथ आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी सोल्व करवाए जाएंगे कि कैसे क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार से उनका आंसर दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि मनोविज्ञान में प्रश्न का आंसर टीपना आना जरूरी है। अगर आप 4 ऑप्शन में से एक आंसर का चयन करना सीख गए तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन पक्का है। तो देखिए साथियों, सामने लिखा हुआ है मनोविज्ञान। शाब्दिक अर्थ क्या है? मन का विज्ञान। वास्तविक अर्थ क्या है? व्यवहार अनुभूति का विज्ञान। मनोविज्ञान को क्या कहते हैं? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अर्थ क्या होगा? शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान, वास्तविक अर्थ व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। साइकोलॉजी को 2 शब्दों से मिलकर बना, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ क्या होता है? आत्मा। लोगस का अर्थ क्या होता है? अध्ययन। अर्थात साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? आत्मा का अध्ययन या आत्मा का विज्ञान। साइकोलॉजी का वास्तविक अर्थ क्या हुआ? व्यवहार एवं अनुभूति का विज्ञान। आगे अपन ने बात की कि जो मनोविज्ञान है, इस मनोविज्ञान की उत्पत्ति कैसे हुई, किससे हुई, इसकी बात की। तो एक बार देखना वापिस इसको विस्तार से कि मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई और कैसे मनोविज्ञान वर्तमान स्वरूप में देखने को मिलता है। देखिए साहब, पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे किसने बनाया है। इसके आंसर में अपन ने पढ़ा कि एक ऐसा सुपर पावर है जिसको क्या कहते हैं अपन? परमात्मा। ये जो परमात्मा है, इसी परमात्मा को अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। बात आ गई धर्म की कि धर्म क्या होता है साहब? धर्म का अर्थ होता है धारण करना, अर्थात जो भी विचार आप मन में धारण कर रहे हो वही आपका धर्म होता है। वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि धर्म की व्याख्या अलग अलग प्रकार से की जा रही है, लेकिन एक्चुअल में धर्म विचारों को धारण करना ही है। धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं है। ऐसा धर्म की व्याख्या वो लोग करते हैं जो फुटपाती साहित्य पढ़ते हैं। वापस लौटकर मूल सब्जेक्ट पे आते हैं। तो परमात्मा का अंश क्या होती है? आत्मा किसमें निवास करती है? शरीर में निवास करती है। शरीर का निर्माण कितने तत्वों से हुआ? 5 तत्वों से हुआ। 5 तत्व भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर, इससे शरीर बना। शरीर में कौन आती है? आत्मा आती है। एक निश्चित समय के लिए आती है, फिर चली जाती है। दोनों के मध्यस्थता मन करता है। मन के नीचे ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां होती है। इन सब के अध्ययन को दर्शन शास्त्र कहा जाता है और दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है, स्वप्न विश्लेषण के कारण। इसके आगे पढ़ा था अपन ने कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो मनोविज्ञान के विकास को 2 कालक्रम में बांटा जाता है, पूर्व वैज्ञानिक काल और वैज्ञानिक काल। पूर्व वैज्ञानिक काल 400 BC से 1878 का है। उसमें प्लेटो, अरस्तु, हिप्पोक्रेटस, सेल्डन, अगस्टाइन, डेकार्ते, रूसो आदि विद्वान हुए। यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो अरस्तु। लेकिन कोल्सनिक के अनुसार कौन है? तो प्लेटो, क्योंकि कोल्सनिक ने कहा था सर्वप्रथम आत्मा ही परमात्मा है। आधुनिक काल कहाँ से शुरू होता है? 1879 से, जब किसकी स्थापना हुई? प्रयोगशाला की स्थापना हुई। और उसके बाद में आधुनिक मनोविज्ञान देखते हैं। इसके आगे पहला जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसकी अगली जो क्लास होगी, उस अगली क्लास में आपके मनोविज्ञान का बदलता स्वरूप, मनोविज्ञान के बदलते स्वरूप के बाद में इसकी शाखाएं और अन्य अध्ययन बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ कंटिन्यू क्लास लेने के लिए।
निश्चित रूप से आपके मनोविज्ञान के जितने भी डाउट्स हैं वो कंप्लीट इसमें हो जाएंगे। बिना समय व्यर्थ किए शुद्ध रूप से अपन अध्ययन करने का ही काम करेंगे। नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली क्लास में।